तो चेक भी करना है। तो आज हम कुछ मिक्स प्रॉब्लम करेंगे 12th लेवल की, जिसमें आपकी कैलकुलस और सारी 12th लेवल का जो भी सिलेबस है उसकी मिक्स प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, मेंस लेवल की हैं ये प्रॉब्लम्स, और ये यही मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो आज हम कराएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और बिंदु इतने से जाता है तो f1। पहले हमें फंक्शन फाइंड करना होगा इसमें। देखिए, तो हमें जो गिवन है वो अवकल समीकरण है, इसको हमें सॉल्व करना होगा पहले। फिर यहाँ से पहले हम एफ एक्स फाइंड करेंगे और एफ एक्स फाइंड करने के बाद f1 हम निकालेंगे। तो चलिए, इसमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमें ये गिवन है। ठीक है, और 2,7 से जाता है ये c फाइंड करने के लिए, तो ये सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। तो हम सीधे dy को यहीं रखेंगे और dx को उधर ले जाएंगे और इसको हम सीधे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो dy का इंटीग्रेशन y होगा, 1 का होगा x, और x की पावर -2 का होगा x की पावर -1 अपॉन -1, ये प्लस भी हो जाएगा फिर, और प्लस c। तो इसको सॉल्व करके पहले लिख लेते हैं, तो ये आएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस c। सी फाइंड करने के लिए देखिए कंडीशन दी है कि ये कर्व कहाँ से होकर जाता है, 2,7/2 से। तो इस पर लाई करा दीजिए, y की जगह 7/2, x की जगह 2, और यहाँ से अब सी फाइंड करिए। तो ये होगा 7/2 माइनस 5/2 इक्वल टू सी। ये 5/2 हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो ये सी आया 1 आपका। देखिए 2/2 आएगा यानी 1, सी 1 रख देंगे तो फाइनली हमारा कर्व हो जाएगा y इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इधर हम सी की वैल्यू रख देंगे। अब यही हम y को क्या लिख सकते हैं, अगर ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है तो y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ दिया भी है हमें। तो अब हम x इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे 1, क्योंकि हमें f1 फाइंड करना है। जब 1 रखेंगे तो f1 हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/1 प्लस 1 दैट इज 3। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन आपको इस तरह मिल जाएगा। तो ये सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड था और कर्व पूछा गया था, यहाँ पे सी भी हमें फाइंड करना पड़ा। ये अगली प्रॉब्लम डोमेन की है। तो डोमेन में देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि जब कोई फंक्शन इस तरह का हो कि gx प्लस hx, इस रूप के दो फंक्शन हो, प्लस में हो इनटू में हो, तो दोनों के लिए तरीका लगेगा। तो आप अलग अलग डोमेन निकालेंगे। भाई हमें ओवरऑल x निकालने हैं जिससे ये और ये डिफाइन रहे। तो पहले हम यहाँ पे इसकी डोमेन अलग निकालेंगे। मान लेते हैं इसकी डोमेन d1 है और इसकी डोमेन d2 है। फिर हमें दोनों का निकालना होगा कॉमन पार्ट। इन दोनों का कॉमन जो होगा वो फाइनल डोमेन होगी जो हमें पूछी गई है दोनों की। फिर हमें ऐसे एक्स ढूंढने होंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करें, क्योंकि ओवरऑल पूरा फलन है। चलिए अब प्रॉब्लम क्वेश्चन में आते हैं। तो ये आपको गिवन है 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग बेस 20 है और एक्स क्यू माइनस 3x। तो सबसे पहले ये फंक्शन है एक, और दूसरा ये। अगर मैं सिर्फ इतने की डोमेन आपसे पूछता तो ये आप परमेय व्यंजक के कॉन्सेप्ट से आप ये बताते कि ये वाला 0 ना होना चाहिए बस, बाकी तो r होगी डोमेन। इसकी डोमेन होगी r में से हमें हटाना होगा +-3, ये इसकी डोमेन होगी, बाकी हर जगह डिफाइन होगा। और इसमें लॉग के जिसका भी लॉग लिया गया है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से मिलेगी x³ माइनस 3x शुड बी ग्रेटर देन 0। x कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब इसके फैक्टर करिए तो x प्लस √3 और x माइनस √3 ग्रेटर देन 0। अब इन्हें नंबर लाइन पे बनाएंगे। नंबर लाइन पे 3 रूट बनेंगे, एक होगा आपका 0, एक होगा -√3 और एक होगा +√3। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, हमें कैसी वैल्यू चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। और हमें किसके साथ कॉमन निकालना है, r माइनस इसके साथ। r और इसका कॉमन लेंगे तो हमें देखिए यहाँ पे ये ध्यान देना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें छूट जाएगी। देखिए ये डोमेन ज्यादा है ये वाली, और सीधा सीधा हम ये देखेंगे कि r और इसके साथ जब हम कॉमन लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या आ रहा है। देखिए r माइनस प्लस -3 का मतलब ये है, मैं इसको नंबर लाइन पर अगर दिखाऊं तो +3 इधर होगा, देखिए √3 के आगे यहाँ होगा, -3 इधर होगा। तो इसमें पूरे x ले रहा है, सिर्फ ये दो वैल्यू छोड़ रहा है, ये और ये। मैं अगर पूरे को इसको भी छायांकित करूं तो अब मैं आपसे पूछूं कि कॉमन पार्ट क्या है। तो देखिए कॉमन पार्ट में अब ये मिलेगा -√3 से 0
और फिर आएगा √3 से 3 तक, यहाँ तक हमें आना पड़ेगा क्योंकि 3 छोड़ना है, इसलिए इसको ऐसा लिखेंगे। फिर 3 से अनंत, मतलब मैं इस बार और इनको साफ साफ बनाऊं तो देखिए किस तरह ऑब्जर्व करेंगे। ये इसके क्रिटिकल पॉइंट थे √3 0 और ये √3, और इसके थे 3, तो 3 √3 के आगे बनेगा, ये जरूर ध्यान देंगे। तो ये -3, इसमें सब कुछ आ रहा था इन दो को छोड़ के, ये पूरा मान सकते हैं आप 3 और -3 को छोड़ के। और इसमें क्या आ रहा था, देखिए ये वही चीज मैं दोबारा कर रहा हूँ, इसमें ये वाला रीजन था और ये रीजन था, तो कॉमन में यही दो रीजन आएंगे। देखिए ये वाला कॉमन आएगा और ये आएगा पहले 3 तक, फिर 3 से इन्फिनिटी तक, तो 3 को हमें हटाना होगा। तो बस इन्हीं को इन्होंने फुटका फुटका लिख दिया है। -√3 से 0, ये इंटरवल हो गया। फिर है √3 से 3 तक, क्योंकि यहाँ 3 आएगा ना, और 3 से इन्फिनिटी तक, या आप ऐसे भी कह सकते हैं √3 से इन्फिनिटी और -+3, 3 को हटा भी सकते हैं अलग से घटा के, या इस तरह लिख सकते हैं। तो इसमें हमें दोनों चीजों का ध्यान देना है, कॉमन सॉल्यूशन पे भी और इस पे भी। चलिए नेक्स्ट आपका ये एरिया पे बेस्ड है। इसमें देखिए क्या दे रहा है, f(x) बराबर है आपका sin²x, f(x) है sin²x, और x अक्ष और x बराबर a से x बराबर b तक का क्षेत्रफल, जहां f(a) और ये 0 0 गिवन है, ठीक है। x बराबर a से x बराबर b तक का पूछा गया है और f(x) हमें ये दिया है। तो अगर मैं एरिया के हिसाब से बात करूं तो देखिए sin²x का जो ग्राफ होगा, sin²x आपका निगेटिव वाला पार्ट अब नहीं रहेगा, इसका इस तरह बनेगा, ये पाई 0 2 पाई इस तरह, ये sin²x का, क्योंकि निगेटिव तो नहीं जाएगा। और हमें a से b तक का क्षेत्रफल निकालना है, a से b तक का क्षेत्रफल, जहां ये और ये चीजें दो हमें दी गई हैं, ठीक है। तो इसका एरिया पूछा है, a b की वैल्यू हमें ना देके उसने ये चीज दे दी है यहाँ पे, ये f'(a) और f'(b) की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये लिमिट यहाँ देखिए किस तरह से एडजस्ट करेंगे, तो इसका आपको ध्यान देना है। तो देखिए हमारा जो एरिया आएगा रिक्वायर्ड वो क्या होगा, वो सीधा सीधा अगर हम देखें x अक्ष और a से b तक है तो लिमिट ये आएंगी, और इधर होगा आपका sin² dx। ये अब हमें इनका यूज करना है भाई, f'(a) और f'(b) की वैल्यू 0 है, तो इसके लिए a भी फाइंड करने होंगे, वो यहाँ से निकलेंगे। देखिए f(x) कितना है आपका sin²x, इसको डिफरेंशिएट करिए, तो f' क्या होगा, 2 पहले पावर से होगा 2 sin x और sin x का cos x, दैट इज sin 2x हो गया। अब फिर से करेंगे f'' ये ना हमें, $x होगा 2 cos 2x, ये फाइनल आएगा भाई, 2 बार करना। अब हम इसमें a और b रख के इनकी वैल्यू हमें क्या दी है, 0 दी है। तो देखिए हमें जो गिवन है कि f'(a) और f'(b) ये दोनों 0 दिए हैं, f'(a) का मान क्या होगा, ये होगा 2 cos 2a और एक होगा 2 cos 2b, और इक्वल टू कितने के होंगे, दोनों 0 के। यहाँ से a भी मिलेंगे हमें, देखिए यहाँ से ये और ये बराबर हैं और दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के, ये हमें गिवन है ना, और b 0 से पाई है, तो यहाँ से हमें मिलेगा cos 2a बराबर 0, यानी cos π/2। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, π/4, ये a है, और b कितना आएगा यहाँ से π/4। a और b की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, ठीक है। एक आपका cos वाले से निकला है, एक साइन से निकला है। अब हम इसको डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करना होगा हमें, sin² का पहले हम स्क्वायर हटाएंगे इस फॉर्मूले से, तो sin² की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1 - cos 2x/2, तो ये आपका आएगा a to b 1 - cos 2x/2 dx, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको तोड़ेंगे, और जो cos 2a = 0 2b = 0 आ रहा है, इसका यहाँ भी हमारा यूज हो जाएगा जब हम लिमिट लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसका इंटीग्रेशन और साफ मैं एक पेज में इधर कर देता हूँ आगे। देखिए 1 - cos 2x/2 का होना है, तो मैं सीधे इंटीग्रेशन करके लिख रहा हूँ, 1/2 तो रहेगा ही, इसका x होगा और इसका क्या होगा cos 2x का sin 2x/2, और 1/2 दोनों के बाहर रहेगा, तो ऐसा करता हूँ यहाँ 2 यहाँ 4 कर देता हूँ, ठीक है। और लिमिट है यहाँ a से b। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, अपर और लोअर से देखिए क्या होगा, अपर और लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ से ये आपका आएगा b/2 माइनस, और फिर हमें b और इनकी वैल्यू जो है π/4 देख रहे हैं ये रखना है। और एक चीज और ध्यान देना है, ये इंटीग्रेशन करने के बाद इधर देखिए sin 2b भी आएगा, sin 2b आएगा, और एक a आएगा, a की जगह π/4 रख देंगे। पूरी कैलकुलेशन के बाद आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इतनी कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये प्रॉब्लम भी अच्छी है, देखिए
इसमें पूछ रहा है कि y बराबर ये कर्व दिया है। अब यहाँ ध्यान देंगे ये चीज है और कह रहा है x बराबर 0 पे dy/dx कितना होगा। हमें डिफरेंशिएट करना है लेकिन इस फंक्शन का ध्यान देना है। तो देखिए 0 पे पूछ रहा है, यहाँ पे आप लॉग लेके करेंगे तो थोड़ा सा आपको समय ज्यादा लगेगा, तो मैं वही वाला तरीका यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, तो f(x) घात gx है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब इसका y का dy/dx, और dy/dx होगा यहाँ 1 + x की पावर y का, और इधर होगा इसका साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x का। ठीक है, इसको वही फॉर्मूला f(x) घात gx वाले से करेंगे इसको। तो देखिए क्या होता है, f(x) घात gx से जब इसका होगा तो यही फंक्शन आता है, फिर इनटू में dy/dx होता है आपका y log 1 + x का। इसका आगे कर देंगे, और जब इसका करने जाएंगे देखिए ये, तो इसको हम साइन इनवर्स x से करेंगे तो ये आएगा 1/√1 - x², यानी साइन घात 4x, फिर साइन स्क्वायर x का होगा तो ये आएगा 2 sin x, और फिर साइन x का होगा cos x। हमें 0 पे पूछा है, 0 हम बाद में रख देंगे, पहले इसको और हमें करना है, फिर हम 0 रख के यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वैल्यू फिर तेजी से निकल आएगी, आपको पूरा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। तो देखिए यहाँ से dy/dx कितना मिला, बस इनमें ही कैलकुलेशन का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो देखिए आगे बढ़ें, ये चीज आ गई यहाँ तक, तो dy/dx इक्वल टू क्या मिला है हमें, 1 + x की पावर y। अब इसका दो फंक्शन से होगा, देखिए ये है और y है, तो देखिए इसमें ब्रैकेट लगाए रहिए, तो ये होगा y एज इट इज, इसका होगा 1/x, फिर y का होगा dy/dx, और log 1 + x एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये हो गया, और ये वाला पहले से हो गया था sin 2x / √1 - साइन घात 4x। अब मैं यहीं पे रखता हूँ भाई x बराबर 0, x बराबर 0 पे y भी अगर हमें लगेगा, हमें dy/dx फाइंड करना है तो dy/dx हमें मिल जाएगा यहाँ, और x बराबर 0 पे y भी फाइंड कर लीजिए। जब x 0 रखेंगे तो y आएगा 1। देखिए कैसे, x बराबर 0 पर y यहाँ मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 घात y का मतलब 1, और इधर 0 साइन में 0 0 होता है, तो y 1 मिलेगा x बराबर 1 पर। ठीक है, y की वैल्यू भी अब हम रख सकते हैं, x 0 और y 1 यहाँ पूरे में रख देंगे, और फिर फाइंड करेंगे dy/dx की न्यूमेरिकल वैल्यू जो पूछी है। तो यहाँ पे यही चीज का ध्यान देना है आपको। देखिए मैं रख देता हूँ थोड़ा सा, dy/dx यहाँ तो यही रहेगा पूरा। अब x बराबर 0 रखना, y बराबर 1, तो ये 1 ही रहेगा ये पूरा इतना, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं। इधर आए, अब इसका मान 1 है और x का 0 है, तो ये भी 1 रहा, और dy/dx log 1 + x 0 रखेंगे तो log 1 क्या हो जाएगा 0, ये पूरे को 0 कर देगा, और प्लस इसमें भी 0 रखोगे तो 0/1, ये क्या आएगा x बराबर 0 पे 0/1, और 0/1 भी क्या होगा 0। तो यहाँ से अब dy/dx की वैल्यू हमें मिलेगी 1। अब सीधे देखिए ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गया है, ये चीज देखिए ये, तो dy/dx में सिर्फ क्या बचा 1 बचा। तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा कैलकुलेशन में तेजी से ध्यान देना है, बाकी इसी पे बेस्ड था। ठीक है, तो अगर आप अलग से लॉ लेके करते हैं तो आपको काफी समय लगेगा, इसलिए इसी चीज का यहाँ पे ध्यान देना था आपको, कैलकुलेशन किस तरीके से की जाए। इस तरह चलेंगे तो आपका समय भी बचेगा और चीजें को आप आराम से सोच पाएंगे। इसमें देखिए क्या है, f(x) gx गिवन है, hx भी गिवन है, का इसका इंटीग्रेशन कह रहा है ये है, तो c की वैल्यू लैम्डा का मान क्या होगा। देखिए ये इंटीग्रेशन है और इसका इंटीग्रेशन कह रहा है ये प्लस c, तो c नितांक है तो लैम्डा क्या होगा कह रहे हैं। तो चलिए हम वैल्यू पुट करके ही इंटीग्रेशन करते हैं सीधा। तो देखिए हमें i बराबर दिया है इंटीग्रेशन f(gx), तो f(gx) हमें यहाँ फाइंड करना पड़ेगा पहले, तो इसको अलग से निकाल लेते हैं। देखिए f(gx) का मतलब होगा f(x) कितना है ये, इसमें हम x बराबर क्या रखेंगे gx, तो f(gx) हो जाएगा sin gx। अब gx की वैल्यू क्या है cos x, तो ये हो जाएगा sin ऑफ cos x, ये f(gx) है। ठीक है, अब मैं यहाँ रखता हूँ, तो f(gx) का मान हो गया sin cos x, f(x) कितना है sin x, और hx कितना है cos ऑफ cos x, cos ऑफ cos x। ठीक है, और इनटू dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, जो भी बार आएगा उसको इसके बराबर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन में किसको t मानना चाहिए, देखिए cos x को अगर t मानते हैं तो cos ऑफ cos x को t मानते हैं तो पूरी चीजें कवर हो रही हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे सब्स्टिट्यूशन में, ये मैंने अभी क्या किया है कि इसकी वैल्यू रख दी है, hx fx जो भी वैल्यू गिवन थी रख के ये इंटीग्रेशन बन गया हमारा। अब मैं यहाँ पे t मान रहा हूँ, साइन को भी मान सकते हैं cos को भी मान सकते हैं, तो माइनस का एडजस्ट हमें करना ही पड़ेगा चाहे इसी तरह चलें। ठीक है, तो मैं मान रहा हूं साइन ऑफ cos x को t,
अब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये थीटा मानेंगे, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, फिर कॉस का होगा तो माइनस साइन एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1। अब पूरा टी में कन्वर्ट करिए तो देखिए इसको तो मैं टी माना है, ये टी हो गया, बस ये पूरी की वैल्यू देखिए, इतने पूरे की वैल्यू हमें इकट्ठी मिल रही है, ये देखिए माइनस डी टी, ये क्या क्या हो जाएगा आपका टी और इधर हो जाएगा माइनस डी टी, और दैट इज इसका इंटीग्रेशन अब हो जाएगा आसानी से, ये होगा टी स्क्वायर बाई 2। अब टी की वैल्यू रख दीजिए तो -1/2 और ये टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टी कितना माना आपने, ये तो साइन स्क्वायर कॉस एक्स, और ये किसके इक्वल दिया है हमें एक इंटीग्रेशन पहले से दिया है, लैम्डा पूछ रहा है तो ये हमारा आया, हम इसको किसके बराबर करा देंगे जो हमें गिवन है लैम्डा के टर्म्स में, ये बराबर कर देंगे जो हमें दिया गया है माइनस लैम्डा साइन स्क्वायर कॉस एक्स। तो ये थोड़ा सा डराने के लिए था, देखिए ये पूरा कैंसिल कर दीजिए और लैम्डा माइनस माइनस काट दीजिए तो लैम्डा कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, देखिए हाफ ही आना है आपका, ठीक है, ये 1/2। तो इसमें कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा इन्होंने इसको समाकलन में ध्यान देना है आपको, इसके बाद इजीली इसको आप कर सकते हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स आपकी जेई की पुरानी आई हुई प्रॉब्लम्स हैं जो आज हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए ये आपका कंटिन्यूटी पे है, इसको भी देख लेते हैं। 0 पर कह रहा कंटिन्यूअस है, ये हमें पहले से दिया है, ये जो फंक्शन है 0 पर कह रहा कंटिन्यूअस है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी हम पी क्यू निकालना है, पी क्यू निकाल के यहाँ रख देंगे तो एल एन क्यू और 2p ये सब चीजें फिर निकल आएंगी। एक स्पेशल मान पूछ रहा है, आपका काम फिलहाल ये है कि हम 0 पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी निकालेंगे, क्योंकि राइट हैंड से ही तो आप निकाल के बराबर कराएंगे उसे, ठीक है। तो 0 पे हमें सतत दिया है, अगर ये फलन 0 पर सतत है तो इसका क्या मतलब होगा कि इसका मतलब होगा x बराबर 0 पर RHL LHL एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 पर बराबर होगी, और फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है q, तो इसको हम q के बराबर भी कर सकते हैं, मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों लिमिट निकाल के q के बराबर करना। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब 0 से ज्यादा, तो मैं यहीं पे लिखता हूं मान लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन कौन सा है भाई, ये वाला है e की पावर tan 3x cot 5x, इसको सॉल्व करना होगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इसके लिए ये वाला फंक्शन है जो ऊपर लिखा है 1 प्लस साइन एक्स का मॉड और p बटे मॉड साइन एक्स। अब यहाँ पे बस आपको कैलकुलेशन ध्यान देना है, ये दोनों क्यू के इक्वल होंगे तो अलग अलग हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये है आपकी राइट हैंड और ये है आपकी लेफ्ट, पहले इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, RHL को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ रख देंगे। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर tan 3x cot 5x। सबसे पहले इसकी अगर हम फॉर्म देखें तो जो ऊपर जो चीज बन रही है इसी को हमें बेसिकली सॉल्व करना है, तो मैं पहले तो दोनों को tan में बदलता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा tan 5x। अब ध्यान देंगे आपको, अब ये कंसंट्रेट करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटे x एक होता है और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटे x भी एक होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला बनाना है, तो ध्यान देंगे 3x से 5x है तो मैं सबसे पहले तो x से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लिया हूँ, ठीक है। अब मैं वही x बनाऊंगा बराबर वाले, तो देखिए क्या आएगा, एल से भी हम कर सकते हैं लेकिन अभी पूरा करके हम देखते हैं। tan 3x अपॉन में था यहाँ tan 5x, x से मैंने गुणा भाग किया था। अब देखिए इसके लिए 3 की कमी है तो यहाँ 3 का गुणा तो इधर भी कर दीजिए, इसके लिए 5 की कमी है यहाँ किया तो यहाँ भी कर दीजिए। तो अब देखिए जब लिमिट लेंगे तो इसका मान एक हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा, तो ई घात कितना बचेगा, ये 3/5 ई की पावर में बचेगा। ये वैल्यू हो गई आपकी RHL की, ठीक। अब आइए LHL पे, LHL है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन एक्स का मॉड, ये माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट से, और देखिए ऊपर क्या बचेगा p अपॉन मॉड साइन एक्स। अगर मैं इसकी फॉर्म देखूं तो x बराबर 0 रखने पर ये 1 आएगा, ये इन्फिनिटी आएगा, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था fx और gx वाला, तो देखिए मैं पूरा इसको लिख देता हूँ। आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि इस तरह की कोई लिमिट हो x टेंड्स टू l fx की पावर gx, इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन हो और 1 की पावर अनंत इसकी फॉर्म हो तो इसकी लिमिट सीधी निकलती है इस फॉर्मूले से, लिमिट बराबर होती है e की पावर fx माइनस 1 इंटू gx, जो लिमिट है वो यहाँ इंटू में लग जाएगी, ठीक है। तो अब इसका देखिए चीज हम करते हैं तो इसकी वैल्यू भी निकल आएगी, ये आएगी e घात, ये मैं LHL लिख रहा हूँ सीधे, e घात लिमिट तो 0 है और ये देखिए ये पूरा fx 1 प्लस मॉड साइन एक्स और gx ये है, तो मैं इसको लिखता हूँ fx माइनस 1, ये fx माइनस 1 इंटू में gx से यानी p बटे मॉड साइन एक्स,
तो देखिए 1 1 कटा, मॉड साइन एक्स भी कट जाएगा बाद में, तो ई घात पी आएगी, ये रही। अब देखिए सभी मान हमने निकाल लिए, ई घात पी आ गया, एक आया ई घात 3/5 और वो दूसरा क्या दिया है क्यू। अब हम यहाँ से इजिली वैल्यू निकाल लेंगे, देखिए हाँ, तो ये देखिए ई घात 3/5 बराबर होगा ई घात पी, और बराबर किसके दिया है क्यू के। तो देखिए यहां से इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5, पी की वैल्यू 3/5, और क्यू का मान है ई घात इतना, ये भी तो बराबर होगा। अब जो पूछा है जरा उस पर आइए, देखिए हमें पूछा गया 2p + 10 ln क्यू, तो इसको मैं निकालता हूं यहाँ, 2p + 10 ln क्यू, तो 2p + 10 ln क्यू, 2p + 10 ln क्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो 2p कितना था 3/5, और 10 ln क्यू, क्यू कितना है, क्यू है e की पावर 3/5, तो ln e की पावर 3/5, ये हो जाएगा। अब हम ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 6/5, और ये देखिए कितना होगा, इसमें ln e1 होता है, ये पूरा 3/5 बाहर आ जाएगा, और ln e1 होता है, तो ये देखिए हुआ 6/5, और ये हुआ आपका 30/5, यानी 6, तो फाइनली हो जाएगा 36/5, और दैट इज 7.2। तो 7.2 आ भी रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन तेजी से करनी है, कैलकुलेशन करके हमें यहाँ वैल्यू सेट करनी है बस, ठीक है। ये जो 7.2 दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कैलकुलस के ही देखेंगे आज मुख्य रूप से। तो चलिए अगला है f(x = x³ - ax), और x बराबर k पर एक स्थानीय निम्नलिखित रखता है, और k 2 से बड़ा है, तो एक की संभव वैल्यू क्या होगी। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, f(x) गिवन है क्यूबिक में, ठीक है। x बराबर k पर निम्नलिखित रखता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि f' का मान, f' की वैल्यू x बराबर k पर, यानी f' क्या होना होगा यहाँ पे 0, क्योंकि k पर निम्नलिखित रख रहा है, तो इसका मतलब f' 0 हो रहा होगा k पर, ठीक है। तो और फिर हमें कह रहा है निम्नलिखित स्थानीय रखता है, तो a की वैल्यू क्या होगी, k हमें 2 से बढ़ा दिया है। चलिए हम सीधे उसी चलते हैं, पहले हम f(x) को लिखते हैं यहाँ, और ये होगा आपका x³ - ax। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो ये होगा 3x² - a। अब इससे निकालिए f' x बराबर k पर ही 0 होगा, तो 3k² - a बराबर 0, क्योंकि निम्नलिखित रखता है, यानी x बराबर k पर फलन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, हमें जानकारी थी, क्योंकि निम्नलिखित रख रहा है, तो हमने आकलन करके ये रख दिया। तो यहाँ से k² कितना आया, k² आया a/3, यानी k कितना आएगा, और k होगा √a/3, लेकिन जो k है वो कैसा है 2 से बड़ा है, k 2 से बड़ा है, तो पूछ रहे हैं इसकी a की संभव वैल्यू इनमें से क्या हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए k हमने फाइंड कर लिया, और k कैसा दिया है हमें, k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये चीज 2 या 2 से बड़ी हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव है सब, तो a/3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये बोथ साइड। अब देखिए 3 का 3 गुणा कर दिए, तो ये कितना आएगा 12, यानी यहां से हमें ये देखा कि ये का मान या तो 12 होगा या 12 से बड़ा होगा, तो फिर यहाँ पे 12 से बड़ा कौन सा मान दिख रहा है 13, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे संभव मान 13 हो जाएगा, क्योंकि इसे a 12 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ के हिसाब से 11 और 9 तो कतई नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इसी पे बेस्ड था, जो दिया था वहीं से आपको सोचना था। ये आपकी डी सीज है, डी सीज में भी देखिए, अगर डी सीज में 2 रिलेशन दिए हों और बीच का कोण पूछे, तो आपको L1 L2 L1 इनकी 2 मान निकालने होती हैं। देखिए अगर ये देखिए LMN दुई को जाए हैं और इनके बीच का कोण पूछ रहा है, तो ऐसे केस में आपको L1 M1 N1 एक की दुई को जाए होंगी, और दूसरे की होंगी L2 M2 N2, और इनके बीच का कोण हम डॉट प्रोडक्ट से फिर निकालते हैं, इनके डॉट से ही निकलता है। लेकिन अब हमें यहाँ पे दोनों की वैल्यू निकालनी होंगी, 2 वैल्यू, और वो भी रेशियो के रूप में भी हम निकाल लेते हैं तो अभी चलेगा, ठीक है। तो चलिए हमें क्या क्या दिया है, L + M + N 0 है, और दूसरा रिलेशन है LM = 0। अब देखिए यहाँ से हम क्रम से कैसे आगे चलेंगे, इससे हम 2 निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये L बराबर 0 या M बराबर 0, ठीक है। L 0 या M 0, 2 में से एक 0 होगा, तो अलग अलग केस से हम चलेंगे इसमें। तो पहला केस हम लेते हैं कि यदि L 0 है, यदि L बराबर 0 है, तब देखिए क्या होगा, यहाँ L बराबर 0 लेंगे तो इसमें रखी 0, तो ये आएगा 0 + M + N बराबर 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, M बराबर -N मिलेगा,
तो सभी को हम एन के रूप में लिखेंगे। यहाँ एक इसमें हमें वैल्यू क्या मिल गई, देखिए एल की वैल्यू क्या आई 0, एम की वैल्यू क्या आई -n, और एन का मान अभी हम एन ही लेके चल रहे हैं, तीसरा तो एन है ही आपका। ये हम इसलिए इस तरह ले रहे हैं क्योंकि हमें रेशियो चाहिए, रेशियो के हिसाब से हम चीजें जल्दी निकाल लेंगे। अब हम इस रेशियो को चाहें तो 0, -1, 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें वहां पर डीसीज में हम भाग दे सकते हैं चीजों का। यानी एक की डीसीज आ गई 0, हमने एन से भाग दे दिया, 0, -1, 1। अब दूसरी केस की निकालिए जब एम 0 होगा। ध्यान देंगे, ये पहले केस को लिया है मैंने, जब एल 0 हुआ है तो ये वैल्यू निकली है एल और एम की। अब मैं ले रहा हूं यदि एम बराबर 0 हो, अगर m 0 है तो 0 रखिए इसमें, तो जी एल प्लस 0 प्लस एन बराबर 0, यहां से मिला l बराबर -n। अब क्या पेयर हो जाएंगे एल एम एन के, देखिए एल एम एन, एल क्या लिया है हमने, एल क्या आया है -n, m क्या है 0, और ये क्या n को n ही रहने देंगे। तो इसका मतलब इसके रेशियो क्या आएंगे, -1, 0, 1। तो अब आपका सवाल आके पूरा इस पे हो गया कि दो वेक्टर हैं जिनके गुणांक हैं 0, -1, 1, एक ये है और दूसरी वैल्यू है -1, 0 और 1। अब इनके बीच का कोण निकालना है तो बस सीधे डॉट प्रोडक्ट से कर लेते हैं इनका। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इनका, cos थीटा बराबर होगा, देखिए a डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी। तो a डॉट बी करेंगे तो ये क्या आएगा, एक ऊपर आएगा, देखिए 0 आई आई जे जे के का डॉट होगा ना, एक आया ये, ठीक है। एक बटे में आएगा √2 वन, ये वन के पूरा कितना हो गया 1/2, और 1/2 कितने का मान है cos 60 का, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम को इस तरह आपको डील करना है। तो cos थीटा आ गया हाफ, दैट इज दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू π/3। इसको फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए दो रिलेशन दिए थे आपको। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखेंगे कि इसमें वो रिलेशन यूज नहीं करेंगे आप L² M² N², बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप ऐसे सोचिए कि जो दो कंडीशन दी है इनसे दो डीसीज मिल रही हैं LMN की, तो हमें यहाँ पे एक्चुअली रेशियो की जरूरत होती है, इसलिए एक इक्वेशन कम दी है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि दो इक्वेशन से आप 3 वैल्यू नहीं फाइंड कर पाओगे, तो ये तो दी है यहाँ पे। तो आप ऐसे केस में किसी एक के टर्म्स में बाकी मान निकाला करिए। मैंने देखिए क्या किया है, मैंने यहाँ भी m का मान n के रूप में निकाला और इधर भी l का मान n के रूप में निकाला। सभी को n के रूप में, n का मान n ही रहने दीजिए, बाकी को n के रूप में लिख के रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन में आपको यहाँ ध्यान देना होता है। देखिए पहले केस से मुझे ये मिला था, m की वैल्यू -n, देखिए ये ली है मैंने, और l का मान तो 0 है ही, तो ये एक पेयर हो गया। तीसरे केस में मैंने n को n ही रहने दिया है, यानी मैंने सभी को n के रूप में बदला है। और दूसरे केस में भी मैंने सभी के मान n के रूप में निकाले हैं, जो n था वो n ही रहा है, ठीक। तो इस तरह इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। और रेशियो का आप बिल्कुल भाग दे सकते हैं, उससे कभी भी प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे। हाँ, ये वाली फॉर्म है जो, इस पर मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बताना चाहूंगा और इस पर हम बात कर लेते हैं। जब कोई प्रॉब्लम इस तरह हो, सिग्मा n टेंड्स टू इन्फिनिटी से r बार 1 से n, और यहाँ सॉरी इसको दोबारा लिखता हूँ, r = 1 से r बराबर n, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है सिग्मा, और फिर इधर होता है 1/n f ऑफ r/n। अगर इस रूप में हमने किसी क्वेश्चन को बदल लिया, यानी अगर हमने ये निकाल लिया 1/n f ऑफ r/n, इस फॉर्म में अगर हमने लिख लिया, तो ये एक्चुअली अभी हम लिखते हैं जो इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट, वो उस वाले चैप्टर के हिसाब से सोचते हैं यहाँ। तो इस चीज को हम पूरा रिप्लेस कर सकते हैं 0 to 1 fx से। 1/r/n की जगह x आता है, 1/n की जगह 1 आ जाता है लिमिट में। अब अपने क्वेश्चन में मतलब इसको पहले हमें किस रूप में लिखना होगा, इसी फॉर्म में r/n के, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको तोड़ेंगे, और फंक्शन क्या बनेगा यहाँ, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सिग्मा r बराबर 1 से n तक, n बाद में इन्फिनिटी भी है, तो 2r/n² और e की पावर r²/n², ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए आप, 1/n हमें बनाना होता, ध्यान से देखेंगे यहाँ, और तो ये सिग्मा r बराबर 1 to n, यहाँ पे n² जो एक n आप बाहर करिए पहले, और या 2 को भी यहीं रखिए, 2/n ऐसे कर लीजिए, और वार बाई ऊपर r तो बचा ही है और एक n बचा है, इसको एक साथ रखिए, क्योंकि ये x² के हिसाब से बनेगा ना, ये r/n का होल स्क्वायर है। अब मैं इसे चेंज करूंगा तो ये पूरी चीज r/n की जगह क्या आएगा, x आएगा हर जगह, और लिमिट होगी 0 से 2। अब यहाँ 1 नहीं 2 है एक्चुअली, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं r/n का न्यूनतम मान और अधिकतम मान निकाला जाता है लिमिट के लिए। तो r बराबर 1 है जब, तो ये लिमिट 0 आएगी,
भाई r बराबर 1 रखोगे तो 1/n क्या होगा 0, क्योंकि n अनंत है। दूसरे केस में r बराबर होगा आपका कहाँ तक जा रहा है, r बराबर n तक, तो ये लिमिट 1 आएगी। लेकिन यहाँ इन 2 में जो 2 है, इससे ये साबित हो रहा है कि ये 2 तक लिमिट इसकी लगी। 1/n होता तो 1 आती, ठीक है। तो इधर लिमिट आपकी 0 से 2 तक जाएगी, या बाद में 2 का गुणा कर सकते हैं, अब ये भी चलेगा। अब ये पूरा आपका बराबर हो जाएगा, देखिए 0 to 2 x e घात x स्क्वायर के dx। ये अब हमें यहाँ पे क्या करना है, x स्क्वायर को t मान के बस इंटीग्रेशन कर लेना है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ आपको ध्यान देनी है। दो फलन से x स्क्वायर को t मान के इंटीग्रेट कर लेंगे। अब तो सीधे सीधे ही घात t dt, फिर t की वैल्यू रख के लिमिट लगा देंगे। ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा, अगर हम देखिए यहाँ फॉर्म के हिसाब से जाएंगे तो ln अनंत का मान अनंत होता है, और 2 + 3x स्क्वायर में भी अनंत रखेंगे तो अनंत आएगा। तो एक तो ये तरीका है कि हम एल हॉस्पिटल से कर लें, और दूसरा ये है कि जब ln x और कोई बीजगणितीय फलन हो तो बीजगणितीय फलन को बड़ा माना जाता है, तो उस केस से हम इसकी वैल्यू 0 भी लिख सकते हैं। बाकी मैं कैलकुलेशन में इस तरह करूंगा। देखिए अनंत बाई अनंत फॉर्म है ये तो हमें दिख रहा है, तो हम एल हॉस्पिटल से तो फिलहाल सोच ही सकते हैं 3x स्क्वायर। तो पहले मैं चीजें करता हूँ, देखिए x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 ln x, और ln x का 1/x, इसका क्या होगा 6x। अब देखिए ये x स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा। अब अगर मैं फॉर्म देखूं तो ये यहाँ इसको x कर लूं तो अभी भी अनंत बाई अनंत है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 ln x अपॉन 6x स्क्वायर, ये x नीचे आ जाएगा। अभी भी देखिए x अनंत रखिए तो ln अनंत कहाँ टेंड करेगा, अनंत की ओर, और अनंत स्क्वायर भी अनंत है। फिर से कर सकते हैं आप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3, इसका करिए 1/x, और इसका होगा 2x। तो अब हमें यहाँ पे दिख गया कि वैल्यू 0 के अलावा कुछ नहीं आएगी। देखिए 1/6 n स्क्वायर, ये आई लिमिट। अब हम n बराबर क्या रखेंगे, अनंत, सॉरी n पे बोल रहा हूँ मैं, x सही लिखा हर जगह। तो x बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/6 इंटू इन्फिनिटी दैट इज 0, 1/∞ आएगा। अब आगे है, क्योंकि बटे में x आ गया, ऊपर कांस्टेंट हो गया, और x इन्फिनिटी टेंड करेगा तो ऑब्वियसली वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो 2 बार हॉस्पिटल लगा के आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना कि यहाँ की बात, जब आप मैंने पुनः हॉस्पिटल लगाया है तो पहले मैंने फॉर्म बना ली अनंत बाई, यानी x को पहले नीचे ले आइएगा, फिर यहाँ पे दोबारा लगाना यहाँ से। अगर वो फॉर्म नहीं और बीच के स्टेप से आप कर देते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एल हॉस्पिटल तभी अप्लाई करिए जब ये हो या ये हो, इसका मस्ट ध्यान आपको रखना चाहिए होगा हमेशा। ये आपके लीनियर वाले क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए अगर देखा जाए तो ये होमोजीनियस तो नहीं बनेगा, होमोजीनियस नहीं बनेगा, पावर सेम नहीं है। देखिए यहाँ 1 है पावर, यहाँ 1 है, लेकिन इधर आपकी 1/2 और 1 है, तो होमोजीनियस तो नहीं रहा। अब हम dx से भाग देके देखते हैं कि और कौन सी फॉर्म बन सकती है। पूरे में मैं dx से डिवाइड कर रहा हूँ, dx 2 जगह है ना, तो 2y और x dy/dx और प्लस 2x रूट y, यहाँ तक आ गए, dx से भाग दिया है। तो अब मैं x से अगर भाग दे दूं तो जो लीनियर वाली फॉर्म होती है वो आपकी बनने की संभावना अगर होगी तो फिर वहीं से देखेंगे। देखिए, और या चर पृथक्करण से भी हो जाएगा, तो चर पृथक मुझे तो नहीं लग रहा यहाँ होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं ये चीज मैंने dx से भाग दिया है तो ये मिला है, पहले dx से डिवाइड कर दिया, और ये आपका है dy/dx। अब मैं x का भाग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये हमें यहाँ से हटाना है, तो x से भाग दूंगा तो 2y/x प्लस dy/dx बराबर 2 रूट y। तो ये अब ऑब्वियसली लीनियर फॉर्म आपकी बन गई। देखिए ये लीनियर फॉर्म में क्या होता है, dy/dx बराबर रहा प्लस 2/x इंटू y, 2/x, और ये क्या था, सॉरी dy/dx प्लस 2y/x, और इक्वल टू है आपको वही चीज है, मैं क्रम से लिख रहा हूं इसे, 2 रूट y, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक चेक इन फॉर्म यहाँ पे बिगड़ रही, क्योंकि लीनियर कब होता है, जब पी वाई बराबर क्यू हो। पी और क्यू या तो अचर होते हैं या एक्स के फलन होते हैं, यहाँ लेकिन वाई है तो अभी यहाँ मामला आपका नहीं बन पाएगा, ये ध्यान देना। तो हमें यहाँ पहले कोई सब्स्टिट्यूशन सोचना होगा। देखिए क्योंकि देखिए जो फॉर्म होती है लीनियर, उस पर आप ध्यान देंगे तो आपको देखिए दिखाई देगा, ये होती है फॉर्म,
डी वाई बाई डी एक्स की। और इसमें क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स में, ये पी बनता है और ये क्यू। और पी और क्यू क्या होते हैं, अगर इधर वाई है तो पी और क्यू होते हैं एक्स के फलन या अचर। तो एक्स का फलन ये तो है, लेकिन ये आपका अचर नहीं, ये वाई है जो कि गड़बड़ कर रहा है। तो अब हम दूसरे हिसाब से सोचेंगे, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई से तो नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद अगर नहीं है तो दूसरे हिसाब से सोचेंगे, या फिलहाल यहाँ तो आपका जो आंसर दिख रहा है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो, है। तो मैं लीनियर से तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। अब मैं जरा इसी को डिफरेंशिएट कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ से फॉर्म मुझे दिख जाएगी क्या होगा। तो अब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इसका अवकलन दो फलन से होगा, 1/2√y dy बाई डी एक्स और प्लस √y इक्वल टू x, मतलब x/2√y मैंने डिफरेंशिएट किया है, प्लस √y dy बाई डी एक्स, ये √y आया है, और बराबर में ये कितना था आपका x। अब देखिए ये चीज आ रही है, तो इसका मतलब अब आपको यहां से दिख जाएगा, या तो कुछ मिसप्रिंट है, देखिए मामला x/2√y और dy बाई डी एक्स के साथ ये चीज ली है, मतलब 2√y से इसने भाग दिया है। 2√y से भाग देके इसने फॉर्म बनाई है। फिर चलिए अब यहां से देखिए ये चीज आ गई है, फिर इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करके इसने ये लिखा है, ठीक है। यानी t इसके हिसाब से भी आप चल सकते हैं। देखिए ये चीज आगे, इसको आगे हम सॉल्व करते जाएंगे तो वही तो आ जाएगा जो दिया है। इसको देखिए मैं इसको थोड़ा सा और दिखा दूं तो आप उल्टा तो लगा ही लेंगे इसे। ये हमने एक बार डिफरेंशिएट किया है, आंसर का दिया, या अब मैं पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2√y से, ठीक है, पूरे में। तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए x dy बाई डी एक्स प्लस 2y, √y से मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू है x 2x √y। यही देखिए हमारी प्रॉब्लम थी, ये देखिए x dy बाई डी एक्स ये लिखा है यहाँ पे, और बराबर में 2√y था और 2y अपॉन x था, ठीक है, ये चीज है। तो बस अब इसको उल्टा चल के वहां से आप डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है भैया, जरा आगे देखिए 3D का है, इसको भी देख लेते हैं। समतल P1 में स्थित दो परिच्छेदी रेखाएं ये और ये हैं। यदि समतल P2 का समीकरण इतना हो तो P1 और P2 के बीच की दूरी, अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए एक समतल में दो रेखाएं स्थित हैं, ये एक ये है और एक ये है, और कह रहा यदि समतल P2 का समीकरण ये हो, एक दूसरा समतल P2 है और समतल P1 P2 के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज ये भी कर सकते हैं कि आप इन दोनों का पहले परिच्छेद बिंदु निकाल लें, इन दोनों रेखाओं का, और जो परिच्छेद बिंदु होगा वो शेष पर लंब डाल दें तो दूरी आ जाएगी, ठीक है। लंब डाल देंगे समतल पे, लंब की माप का सूत्र हम जानते हैं। तो अब आपका काम ये रह गया कि परिच्छेद बिंदु आपको फाइंड करने पड़ेंगे। परिच्छेदी रेखाएं दे भी रहा है, मैं थोड़ा सा इसमें हिंट दे देता हूँ। परिच्छेद बिंदु निकालने के लिए एक को आप लैम्डा मान लेते हैं और दूसरे को म्यू, z-4/1 ये म्यू। फिर क्या करते हैं, यहां से x y z निकालते हैं लैम्डा के टर्म्स में, और इधर से भी निकालते हैं म्यू के टर्म्स में। दोनों को इक्वल करा के हम लैम्डा म्यू निकालते हैं, और जो मूविंग पॉइंट है उनमें से किसी एक में रख के परिच्छेद बिंदु निकल आता है, ठीक है। फिर उस बिंदु से हम इस पर लंब डाल देंगे, और लंब की माप का सूत्र वही वाला लगा देंगे, ax प्लस by प्लस cz/√a² b² और c², ये वाला जनरल। तो जो भी बिंदु आएगा उस शेष पे लंब डाल देंगे तो दूरी आ जाएगी। तो ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, ये देखिए ये भी आपका सततता पे है, इसमें आपको बस लिमिट निकालनी होती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सतत तो हमें दिया है पहले से ही, और इसलिए वो सारी वैल्यू नहीं पूछ रहा है। देखिए a पर π/2 पे कह रहा है सतत है, तो f π/2 की हमें जरूरत पड़ेगी। π/2 का फलन का मान कितना है, a। अब हमारा एक काम है कि इस पे हम राइट हैंड लिमिट भर निकाल लें और उसको इसकी बराबर कर देंगे, क्योंकि सतत हमें दिया है। तो राइट हैंड लिमिट यानी a लिमिट का मान है, और पाई राइट हैंड लिमिट होगी x टेंड्स टू π/2 √2x माइनस पाई अपॉन √9 प्लस 2 √a माइनस b। मैं इसको साफ साफ यहाँ लिखता हूँ, देखिए ये इस लिमिट को भर कर रहा हूँ, जो आएगा वो एक इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ π/2 ऊपर आपका है 2x माइनस पाई, अपॉन में है जो वो है आपका √2x माइनस पाई माइनस b। अब यहाँ मैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा। कंजुगेट क्या होगा, इसका प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो संयुग्मी से गुणा, पहले संयुग्मी ही करिए आप इसका, तो ये प्लस वाले का गुणा होगा। तो मैं थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट लिख दूंगा,
ऊपर तो आपका प्लस वाला आ जाएगा, इसका प्लस आएगा ऊपर, ठीक है, जिससे हमें कोई समस्या नहीं होगी। बटे में जो जीरो बनता है वो समस्या क्रिएट करेगा, प्लस बी, और अपॉन में आएगा जो प्लस का गुणा होगा, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। मैं इसको अब सीधा लिख रहा हूँ, प्लस वाले का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 9 प्लस अंडर रूट 2x माइनस पाई माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस बी आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या बचा है, अब देखिए इसमें अगर मैं x बराबर पाई बाई 2 रखूंगा तो इससे हमें कोई समस्या नहीं, जो वैल्यू आ रही है वो हमें चाहिए भी। तो देखिए ध्यान से, अब लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, यहाँ पे जो वैल्यू पूछ रहा है उसके हिसाब से हमें यहाँ इक्वल अभी कराना होगा। चलिए आगे बढ़े, तो ये क्या था आपका 2x माइनस पाई और अंडर रूट ना, अगर मैं यहाँ लिमिट भी ले दूं तो लिमिट लेके मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो देखिए क्या आएगा, ये x बराबर पाई रख दूंगा तो 9 प्लस 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट 9 प्लस बी ये आएगा, यानी 3 प्लस बी, 9 का भी रूट आ जाएगा ना, x बराबर इतने की लिमिट मैंने ले ली है, सीधी बात है, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ उसे, ठीक, प्लस बी ये आएगा, ऐसे इनटू में आप लिमिट ले सकते हैं, तो 3 प्लस बी ओवरऑल ही बन गया। अपॉन में जो आया है उसको ऐसे लिखिए 9 माइनस बी स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 2 पाई माइनस एक्स। अब मैं इसकी भी लिमिट ले लूँ अगर, तो देखिए ये 0 हो जाएगा, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ये 0 हो जाएगा एक्स बराबर पाई बाई 2 पे, और ये 0 हो गया, ये वाला टर्म अभी हमें हटाना होगा जरूर, ये टर्म आ रहा है ना यहाँ, तो वो इसके लिए अब हमें, ये तो ठीक है b प्लस 3 है, इसको हटाने के बाद हम इसको बराबर कर देंगे a के, और a के बराबर करके a स्क्वायर बटे 5b हमें इकट्ठा मान यहाँ से निकलेगा इक्वल कराने पर, तो थोड़ा कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना होगा यहाँ, ठीक है। और इस ये जो कट रहा है ये इधर से हमें अलग अलग इसका फैक्टर कर लेंगे और इससे भाग देंगे, तो अलग अलग में ही कट रहा है, और भाग दे के फिर ये इंटीग्रेशन, ये सॉरी आपका लिमिट वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मतलब ये क्या है, 3 प्लस बी 3 माइनस बी, और ये देखिए 3 प्लस बी है, तो आपको भाग देना होगा, यहाँ पे दोनों पक्षों में लिख देता हूँ 2x माइनस पाई, ऊपर नीचे भाग देंगे, और 3 प्लस बी से जो ऊपर, इतनी चीज से भाग दीजिए अनुस्वार में, यहाँ एक बचेगा और यहाँ 3 प्लस बी, और इस तरह जो चीजें आ रही वो आएंगी, और इधर 3 प्लस बी बचेगा, बराबर करेंगे a के, ठीक है। इतना आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इससे भाग देंगे ऊपर नीचे, यहाँ अलग अलग हो जाएगा ये। तो वैसे अगर मैं लिखूं तो देखिए जो बचेगा, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ उसको जल्दी से, इसका अनुस्वार में भाग होगा तो ऊपर तो 1 बचेगा, ठीक है, ऊपर 1 बचेगा, अपॉन में जब भाग होगा इधर तो ये 3 प्लस बी और 3 माइनस बी लिखेंगे इसे पहले, तो जब भाग होगा तो ऊपर 3 प्लस बी कट गया, 3 माइनस बी बचेगा, और अंडर रूट 2x माइनस पाई बचेगा, और प्लस इसमें भी भाग होगा तो ये आपका बचेगा 3 प्लस बी। अब आपको एलसीएम लेना है और लिमिट ले लेना है यहाँ से, और बराबर करना है a के, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी अभी भी होगी थोड़ा यहाँ पे। और ये जो डिफरेंशिएशन के इस तरह वाले हैं तो इनमें हमें वेरिएबल और चीज़ों का ध्यान देना होता है। देखिए जब x यहाँ पे थोड़े से x की वैल्यू दी है t के टर्म्स में, y दिया है t के टर्म्स में, जब x 1/√3 है तो dy/dx क्या, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन के पहले अगर एक चीज का ध्यान दें तो गुणा करने में t कट रहा है, देखिए, तो इन चीजों का यूज पहले करिए। मतलब जो दो इक्वेशन दी है इनका मैं गुणा कर रहा हूँ, तो एक्स वाई आएगा 1, देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो sec स्क्वायर टी माइनस tan स्क्वायर टी आएगा, ये एक होता है। यहाँ से y बराबर आया 1/x। अब इसी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो -1/x स्क्वायर, x रख दीजिए 1/√3 माइनस, और ये आएगा 1/√3 का स्क्वायर, तो -3 आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह में तो आपको अगर वेरिएबल हट रहा है तो हटाएंगे। चलिए इस पे आइए, ये x टेंड्स टू 1 माइनस जो लिखा है इसका मतलब है 1, एक ही लिमिट पूछ रहा है वो 1 पर लेफ्ट हैंड पूछ रहा है, तो 0/0 फॉर्म आपको दिख रही है, देखिए x = 1 रखा है, तो मैं सीधे एल हॉस्पिटल से लगा रहा हूँ इसे, इसका आउटपुट करूंगा तो इसका 0, और √x का क्या होता है 1/2√x, 2√x, और फिर x का होगा यानी इन 2 में होगा तो 4/1 प्लस x स्क्वायर, x का हो गया। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा रूट इतने का, तो 1/2√1 माइनस x और -1। अब इनको अरेंज करके हमें लिमिट लेनी है, x = 1 रखना है, और कोई भी चीज अब हमें यहाँ पे पहले √1 माइनस x वाला टर्म ये यहाँ वर्गांतर से काटना होगा, फिर आप लिमिट लेंगे इसकी, ठीक है। तो ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, अरेंज करेंगे तो इसका गुणा होगा, ये ऊपर जाएगा। अब अरेंज करके आप इसकी कैलकुलेशन करके वैल्यू देखेंगे, ठीक है।
जरा ये इंटीग्रेशन वगैरह तो जरा ये मॉड वाला एक दिख रहा है। हाँ, जैसे इस तरह की प्रॉब्लम है जो आपको कर्व दिया है y इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस 2 का मॉड और एक्स अक्ष द्वारा परिवर्त क्षेत्रफल, एक्स अक्ष और इस कर्व का क्षेत्रफल पूछा है। तो मैं चलिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसको लगा देता हूँ। इसका ग्राफ भर समझ लीजिए तो आप बड़े आराम से एक्स अक्ष के साथ इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्रम क्रम से बनेगा। ये जो ग्राफ दिख रहा है इसको हम ऐसे बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे एक्स माइनस 2 के मॉड का, ठीक है, और फिर बनाएंगे एक्स माइनस 2 के मॉड का माइनस, और फिर 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेंगे। इस तरह हमें चलना होगा यहाँ। तो सबसे पहले x माइनस 2 का बनाते हैं, तो x माइनस 2 का डॉट डॉट करके बनाते हैं। ये होगा c से इसका 2 0 होगा। ठीक है, x माइनस 2 का मॉड हो गया, माइनस इतने का क्या होगा, जस्ट नीचे फ्लिप हो जाएगा ऐसे। ये है आपका x माइनस 2 का मॉड का माइनस। अब ये यहाँ तक हम आ गए। अब हमें 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करना है इसे। तो 2 यूनिट जब ऊपर लाएंगे तो इसमें आप x बराबर 0 रखें तो y 0 आएगा। जब 2 यूनिट ऊपर ले जाने पर ये ध्यान रखना कि ये ओरिजिन से जाएगी ये लाइन ऐसे। ये इसलिए जाएगी क्योंकि आप ओरिजिनल जो कर्व है इसमें x बराबर 0 रखिए, ये 0 आएगा y, इसका मतलब यहाँ से जाएगी। अब x अक्ष के साथ देखिए ये एरिया है, गिर रहा है आपका ये और ये पॉइंट कितना है, 2 यूनिट ऊपर ले गए हैं इसको। तो इस त्रिभुज का जो लंब है वो 2 इकाई है। और जरा देखिए y0 पर ये पॉइंट क्या आएंगे, एक पॉइंट आएगा 0, एक आएगा 4, ये पॉइंट 4 होगा, 4 0। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, लंब 2 और आधार कितना 4, ये आपका 4 वर्ग का ही आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ अगर क्लियर है तो आप आसानी से, कोई भी आपको समस्या इसमें नहीं होगी। किसी रेखा का प्रतिबिंब रेखा अगर निकालनी हो, देखिए तो इसका कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए। समतल के सापेक्ष किसी रेखा की मैं रेखा इतने का प्रतिबिंब है, यानी रेखा की प्रतिबिंब रेखा पूछता है किसी समतल पे। तो इसको आप पहले तो ये समझिए प्रतिबिंब रेखा कैसे होगी। जैसे ये कोई समतल है, मान लीजिए ये कोई लाइन है जो इसको इस तरह कट करते हुए ऐसे जा रही है, तो इसका जो इमेज बनेगा, तो इसी इमेज जो बनेगी, जो भी इमेज लाइन होगी वो प्रच्छेद बिंदु से जाएगी यहाँ ऐसे। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं, देखिए जो दी गई रेखा और प्रतिबिंब रेखा में आपको सबसे पहले दी गई रेखा प्रतिबिंब रेखा का प्रच्छेद बिंदु निकाल लेना है। ये प्रच्छेद बिंदु आप इसमें मूविंग पॉइंट निकाल के प्लेन में लाई करा के निकाल लेंगे। अब जो अभीष्ट रेखा है इमेज वाली वो आपकी इसी पॉइंट से जाएगी। अब हम एक बिंदु से जाने वाली रेखा, एक बिंदु तो हमें ये पता हो गया, दूसरा बिंदु हमें और निकालना होता है, वो आता है इमेज पॉइंट से। यानी इस पर कोई भी स्थित बिंदु होगा और समतल की सापेक्ष इसकी इमेज निकालेंगे तो इस लाइन पे वो लाई करेगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना पड़ेगा आपको। मतलब सबसे पहले दी गई रेखा और इसका प्रच्छेद बिंदु ये फाइंड करेंगे, जो अभीष्ट लाइन है वो भी यहीं से जाएगी, ये कन्फर्म। तो 2 बिंदु से जाने वाली रेखा हम फाइंड करते हैं। एक बिंदु ये हो जाता है, दूसरा बिंदु मिलता है हमें जो दी गई रेखा है उस पर स्थित बिंदु का इमेज पॉइंट सर्किल के सापेक्ष। क्योंकि इस पर स्थित बिंदु क्या, देखिए जो हमें लाइन दी है उस पर स्थित बिंदु है 2 1 1, ये 2 1 1 ये दिया है। तो 2 1 1 का इमेज निकालेंगे किसके सापेक्ष, समतल के। उससे जो पॉइंट मिलेगा वो और प्रच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा फिर निकलेगी, वही प्रतिबिंब रेखा होगी। ठीक है, तो आज समय अभाव है, मैंने इतनी हिंट दी है और इस तरह की प्रॉब्लम्स मैं आपको नेक्स्ट टर्म पे लगवा दूंगा, तो फिर आप इनको देख सकते हैं। अभी मैं बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं ले रहा हूँ इसलिए। अब ये देखिए लिमिट वाले तो आज काफ़ी करे हैं, ये भी आपका कंजुगेट वाला ही है। देखिए tan स्क्वायर 3x अपॉन √5 माइनस 4 प्लस sec x। तो सबसे पहले आप फॉर्म चेक करने जाएंगे तो फॉर्म हमें दिख रही है 0/0 है। x टेंड्स टू 0 पर देखिए ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है। तो हम यहाँ कंजुगेट से भी कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं। कंजुगेट से ही करिए पहले, तो हम इसकी प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने अभी हिंट दी है। तो आज मैंने आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सवाल बीच बीच से रिवाइज कराए हैं। ठीक है, और क्रम से फिर हम आगे इस तरह चलेंगे यार। वेक्टर 3D की प्रॉब्लम्स एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देंगे। तो खास तौर पे अगर हम डिवीजन की बात करें तो एरिया वगैरह में जो आपको मैंने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कराए हैं
उनको जरूर देखें सब लोग, जैसे दो परवलयों के बीच, और छोटे छोटे जो क्षेत्रफल होते हैं, दीर्घवृत्त का पाई ए बी, सर्कल का पाई ए स्क्वायर, और दो परवलयों का जो आता है 16/3 AB, इनको भी याद रखिए, ठीक है ना, इस तरह। तो इससे जो आपकी छोटे छोटे एरिया हैं वो निकल आते हैं। जैसे पूछा जाए y² बराबर x² बराबर y, तो ए बी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो 1/4 से 1/3 आ जाता है, ठीक है। और आपका जो मैट्रिक्स और ये हैं, इनके भी हम पहले प्रॉपर्टी समझाएंगे, फिर इसके भी क्वेश्चंस आपको करा देंगे। इस तरह का देखिए y² बराबर 1 - x, और ये कर्व है, तो इनको भी अगर हम बनाएं तो y² = 1 - x का ग्राफ अगर हमें बनाना होगा, तो ये y² बराबर 4ax में माइनस वाला है, इसका शीर्ष होगा 1 0, ये ऐसे बनेगा भाई, ये बनेगा mod x/x, ये 1 से ही जाएगा। mod x/x में धन के लिए ये ऐसे होगा, और ऋण के लिए ये ऐसे बनेगा यहाँ पे, और -1 इससे फिर निकाल के आपका एरिया निकलेगा। तो मैं कर्व भर की बात अभी फिलहाल कर रहा हूँ। ये इसका भी ग्राफ आपको बनाना होगा इनटू में देख के कि कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, ये इनके इस तरह के तो आपको बताएंगे। और ये सब जो आपके अवकलनीयता में है, तो अवकलनीयता में आप बिना फॉर्मूले की डायरेक्ट अवकलन करके चेक करेंगे। इनमें देखिए अवकलनीय है या नहीं ये पूछ रहा है, तो सभी बिंदुओं पर चेक करना है। तो जैसे हमें 3π/2 पे देखना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इससे निकलेगा, राइट हैंड इससे निकलेगा, तो सीधे अवकलन करके वैल्यू रख के चेक करेंगे, ठीक है। इस आधार पर फिर आगे इसमें बढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, अब आज के लिए इतना ही बहुत है।